हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जॉइंटिस के बारे में। जॉइंटिस यानी कि पीलिया, एक ऐसा कंडीशन जहां पर स्किन हो जाती है येलोइश कलर की, यानी कि आंखें पीली दिखेगी, नेल्स पीले दिखेंगे, स्किन पूरी पीली दिखती है, यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है, येलो हो जाता है। बट ऐसा होता किस लिए, ये जानना भी जरूरी है। और मेन जो हमारा एज ग्रुप है वो है न्यूनेट्स, जिनमें पैदा होने के बाद यानी आफ्टर बर्थ उनमें जॉइंटिस देखने को मिलता है। कुछ डॉक्टर्स कुछ कंडीशंस में इसे नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप्स का है। तो ये सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जॉइंटिस यानी कि पीलिया। अब ये जो पीलिया है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है स्किन में येलोइश कलर। तो बात करते हैं ब्लड से। ब्लड का एक सेल्स होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में कुछ चीजें होती है जैसे कि हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन आरबीसी का एक कंपोनेंट्स है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन यानी कि जब हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है तो क्या हो जाता है, दो हिस्सों में ये बढ़ जाता है, यानी कि दो टुकड़ों में। तो एक बन जाएगा आपका हीम, ठीक है। सेकंड थिंग इज ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन दो हिस्से में ये बढ़ गया, जब इसके टुकड़े हुए टूटा ये तो दो हिस्से में बढ़ गया। ठीक है, अब ये जो हमने बोला हीम और ग्लोबिन, तो हीम जो रहता है ये जो हीम रहेगा ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा, है ना। हीम बिलीवर्डिन में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, बिलीवर्डिन। जब भी हमारे बॉडी में हमारा जो ब्लड है वो टूटता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलीवर्डिन में। ठीक है, किसके थ्रू कन्वर्ट हो रहा है, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो रहा है आपका ये बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन में लीवर के थ्रू कन्वर्ट होता है। तो बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बनता है। ठीक है, किसके थ्रू हो रहा है कन्वर्ट, तो लीवर के थ्रू हो रहा है। समझ में आया कहने का मतलब। ये जो खेल स्टार्ट हुआ, हमारे यूरिन का कलर कभी कभी येलो क्यों हो जाता है या XYZ जो भी है, अगर ब्लड टूट रहा है तो फिर वो क्या बन रहा है, तो एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है बिलिरुबिन। तो यहाँ पर जब ब्लड का लाइसिस हुआ, हीमोलाइसिस, क्योंकि हमारा जो आरबीसी का जो नॉर्मल लाइफ होता है वो 120 डेज का होता है। ठीक है, एडल्ट्स में बात करें न्यूनेट्स की तो 60 टू 65 डेज, 55 टू 60 डेज नॉर्मल मान के चलो। इतने दिन में उनका जो है हीम लाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ब्लड जो है टूटना स्टार्ट कर देता है, आरबीसी का टूटना स्टार्ट हो जाता है 60 डेज में। ठीक है, अब आप सोच सकते हो हमारा 120 डेज में हो रहा है, छोटे बच्चों का 60 डेज में हो रहा है। ठीक है, तो जितने ज्यादा वो जल्दी जल्दी टूटेंगे उतने ही एंड प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे। तो इसी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है और वो चीज नॉर्मल है, कॉमन है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबिन की। ठीक है, सेकंड जो है ग्लोबिन। अब ये ग्लोबिन कहां पर स्टोर होता है, स्टोर इन लीवर। ठीक है, ये कहां पर स्टोर हो रहा है, स्टोर इन लीवर, राइट। लीवर में जाकर ये स्टोर हो रहा है। यहाँ पर लीवर जो है बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर रहा है बिलीवर्डिन को, और वहीं पर ग्लोबिन स्टोर हो रहा है लीवर में ही। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। अब जो ये बिलिरुबिन होता है ये स्टूल और यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है। इसीलिए स्टूल का कलर और यूरिन भी थोड़ा बहुत क्या होता है, येलोइश कलर का होता है। ठीक है, इतनी बातें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है नियोनेटल जॉइंटिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियोनेटल जॉइंटिस के बारे में। नियोनेटल जॉइंटिस। अब नियोनेटल जॉइंटिस में इसे हम नियोनेटल जॉइंटिस भी बोलते हैं और कर्निकेट्रस भी बोलते हैं। ठीक है, जॉइंटिस भी बोलते हैं, नियोनेटल जॉइंटिस भी बोलते हैं और कर्निकेट्रस भी बोलते हैं। कर्निकेट्रस कब बोलेंगे, किस कंडीशंस में बोलेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो ये बच्चों में होने वाला जॉइंटिस है। एडल्ट्स में जो नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है, और नियोनेट्स में ये क्या होता है कि हम इस कंडीशंस में बच्चे को जॉइंटिस हुआ है ये बोलेंगे। तो एडल्ट्स में 2 mg/dl से अगर ज्यादा हो गया, 2 mg/dl से बिलिरुबिन का लेवल अगर ज्यादा हो गया तो उस कंडीशंस में उस एडल्ट को हम क्या हुआ है बोलेंगे, जॉइंटिस हुआ है बोलेंगे। ठीक है, वही बात करें नियोनेट्स की, तो नियोनेट्स में 5 mg क्यों बोले हैं, क्योंकि इनमें हीमोलाइसिस जो है जल्दी हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, 60 डेज का है इनका आरबीसी, तो वो टूटेगा, जो मदर वूम में बना हुआ आरबीसी वो तो टूटेगा ऑब्वियसली, है ना। अब जो आरबीसी बनेगा वो रियल आरबीसी है, इन द सेंस वो बोन मैरो के थ्रू उनका फॉर्मेशन होगा, और ऐसे आरबीसी जो बोन मैरो के थ्रू बनेंगे वो ज्यादा टाइम तक चलेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशंस में क्या हो रहा है, फिर आपका
5 mg यानी 5 mg पर DL से अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन से, तब हम इसे क्या बोलेंगे, नियोनेटल जॉइंटिस हो गया है बच्चे को। ठीक है, इतनी बात आई होप क्लियर हो गई। नियोनेटल जॉइंटिस जो होता है, ये इसके टाइप्स की मैं बात करूं, टाइप्स के, तो ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो आपको पता होगा फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस एंड सेकंड थिंग इज पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। ठीक है, इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। ठीक है, बहुत बार हम इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिजियोलॉजिकल क्या है और पैथोलॉजिकल क्या है, बट आज की क्लास के बाद आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कब और किस कंडीशंस में हम इसे फिजियोलॉजिकल बोल रहे हैं और कब इसे पैथोलॉजिकल बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस यानी कि फिजियोलॉजी से रिलेटेड, बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड है, राइट। बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड मीन्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फंक्शंस यानी कि फंक्शंस में प्रॉब्लम हो जाना, बॉडी के फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाना। तो फंक्शनल प्रॉब्लम हो रहा है, यानी यहाँ पर एक तो इमैच्योर लीवर है बच्चे का। ठीक है, इमैच्योर लीवर की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इमैच्योर लीवर अगर है, ज्यादातर प्रीटर्म्स बेबीज में देखने को मिलता है नियोनेटल जॉइंटिस। प्रीटर्म्स बेबीज यानी एक 9 मंथ यानी 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में उनको बर्थ होना था, लेकिन उससे पहले ही उनका बर्थ हो गया। तो उस कंडीशंस में उनका लीवर मैच्योर नहीं है और मैच्योर लीवर बिलीवर्डिन को बिलीरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इमैच्योर लीवर। ठीक है, तो उसकी वजह से, इमैच्योर लीवर की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। प्लस कन्वर्ट तो नहीं कर पा रहा, आरबीसी जो है, आरबीसी में प्रॉब्लम क्या है, आरबीसी का लाइसिस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बच्चों में 6 to 8 मिलियन जो है आरबीसी होते हैं। ठीक है, 6 to 8 मिलियन आरबीसी है, ब्लड है, तो उस आरबीसी है, तो उस कंडीशंस में ये क्या होगा, जितने ज्यादा आरबीसी उतना लाइसिस, हीमोलाइसिस क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इनका टूटने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि वैसे भी 60 डेज का ही है बच्चों में आरबीसी का साइकिल। ठीक है, मतलब लाइफ उनकी, तो उस कंडीशंस में ये जल्दी और ज्यादा टूटेंगे। तो ये फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है जो बहुत कॉमन है, इस कंडीशंस में ज्यादातर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, इस कंडीशंस में ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, स्टिल डॉक्टर के थ्रू हम सजेशंस लेते हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शंस के थ्रू ट्रीटमेंट लेते हैं। और ये जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है, ये आपको कब देखने को मिलेगा, आफ्टर 24 आवर्स, मतलब कि 24 घंटे के बाद अगर बॉडी में, यानी कि हम मान के चलते हैं 30 to 72 आवर्स में, मतलब कि 72 घंटे तक, 30 घंटे से 72 घंटे में नॉर्मल कंडीशन से बच्चे का, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे के बॉडी में आरबीसी का लाइसिस होना स्टार्ट होता है। तो ये जो है आपका फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है, अगर 24 घंटे के बाद बच्चे का जो बिलिरुबिन का लेवल है वो बढ़ा हुआ मिल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे उसके हिम का लाइसिस हो रहा है, राइट। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल जॉइंटिस की। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस जो होता है, ये 24 आवर्स के अंदर यानी विद इन 24 आवर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखना 24 आवर्स के बाद, 24 आवर्स से पहले, तो ये विद इन 24 आवर्स आपको देखने को मिलेंगे। रीजन, अगर मदर और बेबी का RH इनकॉम्पेटिबिलिटी हुआ है, ठीक है, अगर मदर और बेबी का RH, मदर का नेगेटिव है, बेबी का पॉजिटिव है, तो उस कंडीशंस में मदर के वुम्ब के अंदर ही बेबी के आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर एक बार मदर प्रेग्नेंट हुई, मदर का ब्लड ग्रुप RH फैक्टर नेगेटिव है और बेबी जो है पॉजिटिव है, तो सेकेंड टाइम, उस टाइम तो दिक्कत नहीं होगा, सेकेंड टाइम जब वो कंसीव करती है तो उस टाइम पे उनकी बॉडी में क्या बना हुआ रहेगा, उस RH के लिए, वो पॉजिटिव RH फैक्टर्स के लिए वो फॉरेन बॉडीज की तरह ट्रीट कर रहा है उसे, इसलिए उसके लिए एंटीबॉडीज बनी रखेगी। तो जब RH पॉजिटिव बेबी RH नेगेटिव मदर के वुम्ब में होगा, तो उस कंडीशंस में मदर और बेबी दोनों का इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाएगी RH फैक्टर में, राइट। और तब मदर का ब्लड, मतलब जो इम्यून सिस्टम है ना, एंटीबॉडीज क्योंकि बनी रखी है, वो बेबी के आरबीसी को लाइक फॉरेन बॉडीज की तरह ट्रीट करेगी, मतलब कोई दुश्मन है तो उसे वो अटैक करेगी, और अटैक करने पर बेबी का मदर वुम में ही ब्लड का लाइसिस होना यानी कि डिस्ट्रॉय होना, डिस्ट्रक्शंस होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसा बच्चा बर्थ जब हुआ है उसी टाइम पे ही उसके अंदर पीलिया देखने को मिलेगा, जॉइंटिस देखने को मिलेगा, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी कारण हो सकता है कुछ केसेस में,
ABO इनकॉम्पिटिबिलिटी भी देखने को मिलता है। ठीक है, ABO मतलब आपका ब्लड ग्रुप में ए बी जो रहता है वो चीज में भी देखने को मिलता है। तो ये कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये डेंजरस कंडीशंस है, ठीक है, ये जो कंडीशंस है ये डेंजरस कंडीशंस है। तो आपके मन में ये जो डाउट्स था कि कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं नॉर्मल है, कभी बोलते हैं कि बहुत डेंजर कंडीशंस में, तो जो कंडीशंस है ये डेंजर है, ये कंडीशंस नॉर्मल है क्योंकि लाइसिस हो रहा है, राइट। तो ये दो तरीके से हमने इसे देख लिया। इसमें कुछ चीजें और भी है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस में बिलीरुबिन का लेवल कितना रहेगा, 1500 mg के अंदर रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा यहाँ पर बिलीरुबिन का लेवल अगर हम बोले तो भाई 1500 mg के अंदर रहेगा, विद इन 1500 mg पर DL। लेकिन इसमें क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, मतलब कि बच्चे का 1500 mg से ज्यादा देखने को मिलेगा, कभी कभी तो 20 भी पहुंच जाता है, 20 mg पर DL भी पहुंच जाता है कभी कभी। और ऐसा कंडीशन अगर 20 mg पहुंच गया मतलब कि बच्चे को कर्निक एट्रस हो गया है। कर्निक एट्रस मतलब कि बच्चे के ब्रेन में चला गया है, एक्यूमुलेशन जो है बिलिरुबिन का वो ब्रेन में भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ब्रेन में चढ़ना एक तरीके से बिलिरुबिन एंसेफेलोपैथी भी बोलते हैं इस कंडीशंस को। ओके, तो ये सारा चीज रहता। अब इस कंडीशंस को समझ तो आ गया कि कौन सा है, लेकिन हम डायग्नोज करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो जॉइंटिस को डायग्नोज कैसे करते हैं, है ना, डायग्नोसिस कैसे करेंगे जॉइंटिस को। डायग्नोज करना बहुत सिंपल, सबसे फर्स्ट थिंग तो डायग्नोज करने के लिए सीरम बिलिरुबिन देखते हैं। ठीक है, सीरम बिलिरुबिन देखा जाता है। ठीक है, सीरम बिलिरुबिन देखेंगे। अब सीरम बिलिरुबिन में कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये, इसके थ्रू अपने को कंफर्म हो जाएगा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो हम क्या बोल रहे हैं, कंफर्मेटरी। इसके अलावा कर्मर इंडेक्स भी होता है। सेकेंड थिंग इज कर्मर इंडेक्स। अब ये कर्मर इंडेक्स क्या होता है, तो भाई कर्मर इंडेक्स एक ऐसा कंडीशंस होता है जहां पर बॉडी के हर एक पार्ट्स को देखा जाता है कि इस बॉडी के इस पार्ट्स में कितना है बिलिरुबिन का लेवल, इस बॉडी के इस पार्ट्स में कितना है बिलिरुबिन का लेवल। ठीक है, इस कंडीशंस में हम टुकड़ों में बांट कर बॉडी को पता करते हैं कि कितना है बिलिरुबिन का लेवल। ओके, तो यहाँ पर देखो हम इसको देखते हैं कर्मर इंडेक्स को। अब ये बेबी है सपोज देन, ठीक है, ये बेबी है, तो बेबी के किस पार्ट में कितना होगा तब हम इसे जॉइंटिस बोलेंगे। ओके, तो सिर्फ फेस पे अगर है ना, ओनली फेस में है तो हम इसे कितना मानते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ओनली फेस में बेबी के, तो हम इसे 5 mg पर DL मानेंगे, 5 mg पर DL मानते हैं। ओनली फेस येलो दिख रहा है मतलब 5 mg पर DL। ओके, बात करें अगर अम्लाइकस तक पहुंच गया है तो उस कंडीशंस में 10 mg पर DL। ठीक है, 10 mg पर DL मानेंगे, यानी कि अम्लाइकस तक भी पहुंच गया है, येलोइश कलर दिख रहा है, तो एब्डोमेन में पहुंच गया मतलब कि 10 mg पर DL है ना अम्लाइकस में। थाई में अगर है तो 12 mg पर DL मानेंगे। ठीक है, ओनली थाई में है तो 12 mg पर DL मानेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं रिस्ट की, तो रिस्ट में अगर है तो उस कंडीशंस में भी आप 15 mg पर DL ही मानोगे। ठीक है, कितना मानोगे, रिस्ट में अगर है इस एरिया में तो 15 mg पर DL। लेकिन अगर बच्चे के फिंगर्स तक पहुंच चुका है, पाम्स है ना, पाम्स भी येलो हो गए हैं, तो उस कंडीशंस में भी हम इसे 15 mg पर DL ही मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका टेस्ट होता है। ठीक है, 15 mg से ज्यादा हो गया, अगर नेल्स भी येलो है, पाम्स येलो है, तो उस कंडीशंस में 15 mg से ज्यादा हो चुका है। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं जिसे हम बोलते हैं कर्मर इंडेक्स। ठीक है, कर्मर इंडेक्स जहां पर बॉडी को टुकड़ों में देखकर, टुकड़ों इन द सेंस हर एक पार्ट्स को देखा जा रहा है और उसके बाद डिसाइड किया जा रहा है कि क्या हो रहा है, तो इसे हम कर्मर इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनग्राम इनकैरोमेटर्स भी होता है। ठीक है, इनग्राम इरेक्टोमेटर, सॉरी, इनग्राम इरेक्टोमेटर्स। ठीक है, अब ये क्या कंडीशंस है, एनग्राम इरेक्टोमीटर। ठीक है, इरेक्टोमीटर, सॉरी, ये ओके, इनग्राम इरेक्टोमीटर्स, ये जो कंडीशंस रहते हैं इसमें स्केल होता है, कलरफुल स्केल। अब ये जो कलरफुल स्केल है, बच्चे के बॉडी में ऐसा कलरफुल स्केल में जो बॉडी का कलर में मैच हो रहा है
उतना कलरफुल स्केल में हम देखते हैं स्किन से टच करके कलर किससे मैच हो रहा है और उस कंडीशंस में हम कंडीशंस को डायग्नोज कर लेते हैं, है ना, कि कौन से कलर में ये मैच हो रहा है। तो स्किन में प्रेस करके देखते हैं मैच कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम है, क्लियर हो जाएगा कौन से टाइप का और किस लेवल पे जो है यहाँ पर बच्चे को बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में कोई ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा मदर को बोला जाता है ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। तो फिजियोलॉजिकल अगर प्रॉब्लम है, ओके, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम में ज़्यादा मैनेजमेंट की रिक्वायर नहीं है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को डर है, उस कंडीशंस में वो जाते हैं डॉक्टर के पास। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोला जाता है। जितना ज़्यादा मदर ब्रेस्ट फीड करवाएगी उतना ज़्यादा बेबी का यूरिन बाहर आएगा और यूरिन के थ्रू ही कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सॉल्यूबल फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। तो बॉडी में हिम का जो बिलिरुबिन का लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। सेकेंड थिंग इज होता है आपका फोटोथेरेपी। ठीक है, फोटोथेरेपी। तो फोटोथेरेपी का मतलब तो मालूम है, ब्लू और व्हाइट जो है लाइट्स उसका यूज करते हैं फोटोथेरेपी में। 45 डिस्टेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, बॉडी में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। फोटोथेरेपी के टाइम पे ब्लू और व्हाइट लाइट्स का बल्ब का यूज किया जाता है। फोटोथेरेपी के थ्रू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है और वो चीज यूरिन और स्टूल के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ब्लू लाइट से थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि अगर बेबी साइनोसिस वाले कंडीशंस में जा रहा है तो फिर दिक्कत आने लगता है, समझ में नहीं आता कि साइनोसिस में ब्लूइश हो रही है स्किन, ब्लू लाइट में समझ में नहीं आता। व्हाइट लाइट में वो चीजें क्लियर हो जाती है कि बेबी जो है साइनोसिस वाले कंडीशंस में जा रहा है। तो फोटोथेरेपी इस तरीके से दिया जाता है। ओके, इसके अलावा ब्लड एक्सचेंज करना, ये भी एक मैनेजमेंट है। ठीक है, ये कंडीशंस पैथोलॉजिकल में होता है। वैसे चलो पैथोलॉजी में देख लेते हैं, फिजियोलॉजी में इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिजियोलॉजी में ये दो चीज की रिक्वायरमेंट है और किसी चीज की नहीं है। पैथोलॉजिकल की बात करें, ओके, पैथोलॉजिकल पैथोलॉजिकल में ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लाइक फोटोथेरेपी देंगे ही देंगे बच्चे को। ओके, फोटोथेरेपी के अलावा जो है यहाँ पर ब्लड एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। एक्सचेंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, पूरा का पूरा ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जो ब्लड बना हुआ है उसमें ये दिक्कत होगा ही होगा। तो पूरा का पूरा जो है एक्सचेंज किया जाता है ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू। इसके अलावा फार्मेकोलॉजिकल में फिनोबार्बिटल दिया जाता है। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब फार्मेकोलॉजिकल में मेडिसिन दिया जाएगा। मेडिसिन के लिए आपका बार्बिटल जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, फिनोबार्बिटल। तो इस तरीके से आपका जो ये जॉइंडिस है वो होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को जॉइंडिस से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो इस वीडियोस के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी और सब कुछ समझ में आया तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ओके क्लास, थैंक यू, बाय बाय।